यस फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जहां हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं। y भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है और फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है। छत पे खड़े होकर पत्थर को नीचे की तरफ रिलीज कर रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, राइट। तो जब मोशन ग्रेविटी की डायरेक्शन में बिगिन होता है तो हमारा मंत्र है ऑल पॉजिटिव। हम लोग यहाँ पर x को पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन में y को पॉजिटिव लेते हैं। हमारा मंत्र है ऑल पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें बेटर यही है कि आप किसी भी किताब की सॉल्यूशन ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि सॉल्यूशंस अलग अलग होती हैं और क्योंकि साइन कन्वेंशन वो लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। हाँ, फाइनल आंसर आपका डेफिनेटली मैच करेगा, और ना मैच करे तो आप मेरे से बात करें। अगर आपने इक्वेशन सही बनाई है तो बुक की साइन कन्वेंशन अलग हो सकती है, आपकी साइन कन्वेंशन अलग हो सकती है। आप अपना फाइनल आंसर केवल मैच करें, ठीक है। ये रूल बना लीजिए कि जब मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है तो हमारा मंत्र है ऑल पॉजिटिव। u, v, g और h, चार वेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, drops are falling from a ceiling at regular intervals of time. When first drop reaches the ground, seventh is just about to fall. At this instant, what is the height of fourth drop? Total height is h. Total floor to ceiling height is h. यानी कैपिटल H के टर्म्स में ही आपको आंसर देने हैं, कैपिटल H के टर्म्स में आपको आंसर। चलिए मैं ये सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें आपको यही करना है कि आप लिख दीजिए सोल्यूशन में। तो इसमें लिख दीजिए, फर्स्ट वी शुड गिव सीरियल नंबर टू ड्रॉप्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम। Serial number to drops and draw a diagram. With first drop carefully marked on the ground. सवाल ने ये कहा है कि जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रही है, तो सेवेंथ में भी स्टार्ट होने वाली है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है और मे बी ये सेवेंथ है। ये सीलिंग है, इधर से इसको रूफ कहते हैं, अंदर से इसको सीलिंग कहते हैं। तो रूफ या सीलिंग कुछ भी कोई बोल सकता है, एक ही बात है हमारे लिए। पानी की बूंदें टप 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 करके गिर रही सर 2.2h। आंसर h से ज्यादा नहीं आएगा यार। टोटल हाइट h है तो आंसर h से तो कम ही आना है। आप क्या करिए, आप ये मान लीजिए हर ड्रॉप को जो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम है वो t है। कितना ये तो हमें नहीं पता, लिख दीजिए, आगे लिखिए, लेट द सक्सेसिव टाइम इंटरवल बी t। सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉल ऑफ टू ड्रॉप्स बी t। जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल है बिटवीन द फॉल of two drops be t, small t.
तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल है वो टी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट ड्रॉप है वो कितने टी के लिए गिर ली है। ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसा ही पूरा लिखिए। लिखिए द फर्स्ट ड्रॉप हैज फॉलन फॉर अ टोटल टाइम ऑफ 60। टोटल सेवेंथ ड्रॉप अभी गिरने वाली है ना, 7 ड्रॉप गिरी नहीं है। तो इस ड्रॉप को गिरे हुए 1 टी का टाइम हो गया है, इस ड्रॉप को गिरे हुए 2 टी का टाइम हो गया है, इस ड्रॉप को गिरे हुए टी और टी 3 टी का टाइम हो गया है। ऐसे फर्स्ट ड्रॉप हैज फॉलन फॉर अ टाइम 60। और इसी तरह फोर्थ ड्रॉप का बताइए, फोर्थ ड्रॉप कितने टाइम तक गिरी है। 3T. 3 टी, शाबाश, लिख दीजिए। सर आंसर 5h/9 क्या? नहीं, गलत है, लिखिए आगे। द फोर्थ ड्रॉप हैज फॉलन, द फोर्थ ड्रॉप हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ 3T। अच्छा, हर ड्रॉप की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। 0. शाबाश, लिख दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी फॉर ईच ड्रॉप इज 0। तो जो टोटल हाइट है ना, उसे मैं ऐसा कहूंगा, जो टोटल हाइट सवाल ने h दी है उसको मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी हाइट 60 के टाइम में ट्रेवल हो रही है ना। और अब हाँ श्रेयस साहब बोलिए। 2h/3. नहीं, अब जो ये इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ना मैं y कहूंगा, y, इसे x नहीं कहूंगा। तो जो y है उसकी इक्वेशन कितनी है, हाफ जी इंटू इसका टाइम आया था 3t स्क्वायर, 1 2 3। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ, जो h/y है वो 6 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है, वो 4 है, जो y है वो h/4 है। हाँ दानिश बोलिए। सर 3h/4। हाँ, अब ठीक जवाब है। जो y है वो है 3h/4। ये y क्या है, y इसने जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हाइट पूछता है तो मतलब अबव द ग्राउंड बताना। जो h है ना वो h माइनस y है, वो h माइनस h/4 है, वो 3h/4 है। अगर 7th ड्रॉप अभी जस्ट गिरने वाली है तो जो फर्स्ट ड्रॉप है उसने 60 के टाइम के लिए ट्रैवल किया है। अगर कभी बोले 10th ड्रॉप जस्ट गिरने वाली है तो आप टोटल हाइट को हाफ इंटू जी इंटू 9t स्क्वायर से इक्वेट कर देना, एक कम कर देना। अगर 12th ड्रॉप गिरने वाली है तो 11th ड्रॉप अभी जमीन को चाट रही है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप चाट रही है और इस बीच 11 हवा में है, 12वीं गिरने वाली है। तो जिस टाइम के लिए फर्स्ट ड्रॉप ने चला है वो मैक्सिमम है और वो n-1 इंटू टी है। अगर 7th ड्रॉप गिरने वाली है तो ये 60 है। अगर 4th की बात कर रहा है तो इसमें भी एक कम कर दीजिए, ये 3t है। अगर वो 5th की बात करेगा, वो इधर से, हाँ 5th ड्रॉप हैज फॉलन फॉर, ये गलत हो जाएगा, ये इसी के लिए ठीक है, ये 7th के लिए ठीक है, लास्ट के लिए रूल बना सकते हैं बस, बाकी तो हम अलग से देखेंगे इसने कितना चला है। ये टी, ये टी, ये टी, बस। और हाइट जो होती है वो हमेशा ग्राउंड से नापी जाती है, बस इतना ही है ये। अब इसी का मैं सेकंड मेथड देता हूँ, शॉर्टकट मेथड। इसी का है सीरीज मेथड, सीरीज मेथड। क्योंकि u 0 है, क्योंकि u 0 है
और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, तो अगर ये डिस्टेंस k है तो ये टोटल हाइट 4k है, ये टोटल हाइट 9k है, ये टोटल हाइट 14916k है, ये टोटल हाइट 25k है और ये टोटल हाइट 36k है। क्योंकि टोटल डिस्टेंसेस के रेशियो होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 के रेशियो में 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर जो टोटल डिस्टेंसेस होते हैं। जो टोटल डिस्टेंसेस हैं उनके रेशियो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ये 36k को h कह रहा है और ये मांग रहा है 4 के सामने 9k इज इक्वल टू y। अब डिवाइड कर दीजिए, 4 इज इक्वल टू h बाय y, तो y इज इक्वल टू h बाय 4, बात खत्म। सवाल की सॉल्यूशन ज्यादा टाइम तो नहीं खाएगी। इनिशियली सीखने में सवाल को टाइम लगता है, पर इसका फायदा यह है कि पेपर हॉल में ज्यादा टाइम नहीं खाएगा। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो टफ हो और जिनकी सॉल्यूशन लेस टाइम कंज्यूमिंग। पेपर सेटर पे भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो टाइम मैनेजमेंट उसके पेपर में स्टूडेंट्स का प्रॉपर हो पाए। तो दिखने में लेंदी सवाल और जिनकी सॉल्यूशन छोटी होती है वे सवाल ही आते हैं केवल, या वो जिनमें बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हो और सिली मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी हो। ये बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इतनी सी, बेसिक से भी आपने किया तो भी सॉल्यूशन छोटी है कि हाफ जी इंटू 6t का स्क्वायर उसने आपको दिया था और हाफ जी इंटू 3t का स्क्वायर मांगा था। खेल एक ही जगह थी सिली मिस्टेक कि y नहीं निकालना है मुझे, वो अलग से लिख दीजिए वार्निंग लिख दीजिए कि y should be, y is always the displacement in vertical direction, and y should not be written as h, प्रेफर तो हम यही करेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो कर भी लेंगे। y should not be written as h, you will write h only for height above the ground, you will write h only for height above the ground। कोशिश यही करिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को x से नाम दीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को y से नाम दीजिए, उसको h नाम मत दीजिए। h हमने रिजर्व करके रखा है फॉर हाइट अबव द ग्राउंड। y जो है जो भी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी वहां से पार्टिकल में टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a stone crosses a window 0.9 meter at height in 0.1 second। विंडो की हाइट 0.98 मीटर है, यहाँ पे विंडो है और यहाँ से शायद प्रोबेबली एक स्टोन गिर रहा होगा और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये विंडो का टॉप है, ये बॉटम ऑफ विंडो है। इस विंडो को ट्रैवल करने में 0.1 सेकेंड लग रहा है और कोई ग्रेविटी वाला केस तो ये बोल ही रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस तो गलती से भी नहीं ले लेंगे। तो वही कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, कैलकुलेट द हाइट अबव द टॉपमोस्ट point of the window from where the object was released, ठीक है, चलिए लेट अस सॉल्व इट। कि विंडो पे आप बैठे प्रोबेबली अंदर घर के और आपने देखा कि ऊपर से पत्थर आया और 0.1 सेकेंड में आपको क्रॉस करके चला गया।
तो पहली बात तो यही क्लियरली लिख दीजिए, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन. डू नॉट अप्लाई फॉर्मूला x is equal to ut. ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन नहीं है, ये ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है. तो शायद मैं पहली इक्वेशन यही निकालूंगा, x is equal to ut plus half a t square, क्योंकि ये अगर विंडो है तो यहाँ वेलोसिटी u है और इसको टाइम t में ये ट्रेवल कर रहा है इस डिस्टेंस को. इस जर्नी की बिगिनिंग में ये कहीं A से इसने गिरना प्रारंभ किया था और ये ABC है, तो B पे इस जर्नी की बिगिनिंग में इसकी वेलोसिटी u है और ये डिस्प्लेसमेंट है 0.98 ut, t है 0.1 प्लस हाफ g जरूर 9.8 लेना होगा इसका मतलब, तो नहीं तो ये भी 0.1 मीटर नहीं सकता था, into t square is 0.1 square, तो 0.98 is equal to u into 0.1 plus 4.9. सर हाँ सर 2 मीटर. ठीक है, चेक करते हैं. सर विंडो की हाइट तो ग्राउंड से है ना? क्या? विंडो की हाइट तो ग्राउंड से है ना? नहीं, विंडो की कोई हाइट ग्राउंड से नहीं है. घर में आप 20वें माले पे रहते हैं और आपके घर में 20th फ्लोर पे एक विंडो है, किसी ने छत से पत्थर फेंका, ग्राउंड से कहीं ऐसा कोई मैसेज नहीं है सवाल में. सर आप क्वेश्चन तो बोले 0.98 मीटर हाई, तो मतलब हाइट तो ग्राउंड से लेते हैं ना? नहीं, वो शायद वो मेरे ज्यादा पढ़ाने का गलत फर्क हो गया. ये इसको भी तो मैं क्या बोलूं, नहीं तो ये ऐसी है विंडो और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ग्राउंड है, तो 0.98 मीटर वो यहाँ से है, ये उसकी हाइट है. अब इसको तो मेरे को हाइट ही बोलना पड़ेगा ना, ये ग्राउंड से नहीं है. अगर मैं बोल रहा हूँ विंडो 0.98 मीटर हाई है, तो मैं विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट की आपको ये टोटल बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ. अगर मैं कह रहा हूँ विंडो 0.98 मीटर हाई है, तो ये 0.98 मीटर है, ये हाइट ग्राउंड से नहीं है. विंडो की जो टोटल हाइट है वो 0.98 मीटर है. सर हाँ सर जी मैंने 10 लेके किया है तो आंसर आ रहा है h इक्वल टू 4.35. चलिए ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो u इंटू 0.1 से पूरी इक्वेशन को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9.8 इज इक्वल टू 0.1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, है ना. इस वाले 0.1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 4.9 इंटू 0.1, ये हो गया 9.8 इज इक्वल टू u प्लस 0.49, तो u आ गया 9.8 माइनस 0.49. ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर. अब ये तो कुछ ऐसा कुछ खास फायदा हो नहीं रहा अपने को. ये है, अब डेटा इतना उसने दिया है डेसिमल्स में, तो हम भी पूरा फॉलो कर लेते हैं. इस पॉइंट पे वेलोसिटी 9.31 है और अब मुझे ये हाइट निकालनी है, इसको मैं y बोल देता हूँ, ये y निकालना है. और यहाँ मैं एकदम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान रहा हूँ. इस जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे BC वाली जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी है. तो मेरे को ये देखना कितने डिस्प्लेसमेंट में ये वेलोसिटी 0 से बढ़ के 9.31 हो गई. मैं इस सिचुएशन को अलग से बना लेता हूँ. ये A है, ये B है, यहाँ u 0 है और यहाँ वेलोसिटी 9.31 है और ये h है. शायद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगा लीजिए. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तरीके इसके बहुत सारे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप. फाइनल वेलोसिटी है 9.3 ही ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 into 9.8 into हाइट h. हाँ, ऐसा कुछ सवाल में कैंसिल नहीं हो रहा 9.8 की वजह से, इसलिए आप चाहें तो g को 10 भी ले सकते हैं. फिर ऑप्शंस की प्रॉक्सिमिटी पे डिपेंड करेगा कि आप फाइनली आंसर क्या लेते हैं. आप पहले g को 9.8 लेते हैं या क्या लेते हैं. सो ये अप्रोक्सीमेशन ही कर लेता हूँ मैं. ये 9 9 से 81, मे बी ये 85 टाइप कुछ आ रहा है, ऐसा मान लेता हूँ मैं. और ये 20h, तो अप्रोक्सीमेटली हाइट इसकी 42.5 मीटर. इस रेंज में जो आंसर्स हैं
वो मान लिए जाएंगे 4.25 मीटर, 4.25 मीटर। इस रेंज में जो आंसर है 4 और मे बी 4.5 के बीच में, वो सब चले। सर वो 0.87 आएगा 9.3 का स्क्वायर। 9.3 का मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेशन ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 9 is 27, 9 is 27, 2 9 is 81 और 2 9 14, यही आ रहा है यार, 85.49 आ रहा है। ऐसे ही मैंने अंदाजे से ले लिया था, और ये 85.49 आ रहा है। ठीक है, मेथड के स्टेप्स देखिए कि पहले तो मैंने ये निकाला कि यहाँ वेलोसिटी कितनी, क्योंकि उसके बाद मुझे टी मालूम है और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट मालूम है। मैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे वेलोसिटी की बात नहीं की गई। मैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर मुझे यहाँ वेलोसिटी नहीं दी और ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ही मेरे लिए ठीक है। उसी से मैंने सॉल्व किया। पहले मैंने ये निकाला यहाँ वेलोसिटी कितनी है, फिर मैंने बोला ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये पॉइंट इस जर्नी की फाइनल वेलोसिटी है, इस जर्नी की ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अब इस इक्वेशन के लिए डायरेक्टली, क्योंकि टाइम तो निकालना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं उसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g y कह ले रहा हूँ ये, और इससे y का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी सवाल में आपको अगला पार्ट भी निकालना है, पार्ट भी इसी सवाल में निकालना है। कुछ कुछ वैल्यूज आपके पास हैं ही। अच्छा, कोई भी जो इंटरमीडिएट वैल्यू कैलकुलेट की है वो यूज कभी मत कीजिएगा मेरे सवालों में। जो बिगिनिंग में जानकारी दी थी बस उसी को यूज करके आपको बताना है। अभी जो रिजल्ट कैलकुलेट किया इसे आप यूज मत कीजिएगा। पार्ट बी है कैलकुलेट टोटल टाइम of journey of the stone, total time of journey of the stone from the point of release, to the bottommost point of the window, point of release to the bottommost point of the window। मैं कह रहा हूँ सपोज मैंने आपको ये y नहीं दिया हुआ है इनिशियल वाला, तो आप क्या करेंगे? एकदम बिगिनिंग से करते हैं। ये वाला y आप अभी यूज नहीं कर सकते। सर अराउंड 0.9 सेकंड्स। हैं? सर 0.9 सेकंड। क्या बोल रहे स्वराज? सर 0.9 सेकंड्स। ओके, ठीक है, कुछ स्टेप्स बता सकते हैं आप कैसे? सर मैंने v इज इक्वल टू u प्लस gt लिख दिया। तो फाइनल v तो पता ही नहीं है अपने को। हाँ सर, ठीक ठीक, ओके सर। इस सवाल में मेरा कहना है y नहीं निकालना है। सर नहीं निकाला। तो लिख दो पहले तो कि let us give the name t to the time to be calculated, to the total time to be calculated। Sir, 1.031 seconds. हो सकता है। टोटल टाइम जो आपको निकालना है वो t है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ शायद हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 0.1 स्क्वायर इक्वल टू 0.98। क्या बोलते हो? ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है माइनस ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू 0.98 दी है। अक्सर अग्रवाल आपका ध्यान यहाँ नहीं है। के लिए अलग है।
मैंने हमेशा से कहा है कि हम लोग इक्वेशंस इस पॉइंट ऑफ टाइम से लिखना पसंद करेंगे जहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर यहाँ से मैंने इसको छोड़ा है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें यू जीरो है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये टाइम 0.1 सेकेंड है, तो ये टाइम t माइनस 0.1 है, और इसकी बिगिनिंग में u जीरो है। मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं हमेशा सारी इक्वेशंस यहां से लिख सकता हूं। इस पॉइंट पे u जीरो है, इस जर्नी के लिए भी और इस जर्नी के लिए भी। ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.98 मीटर। क्या बोलते हो, सही कि गलत? सही है सर। हाँ सही है सर। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पर इससे आपका टोटल टाइम ऑफ द जर्नी आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने कहा ये है, ball is thrown down with initial velocity u1. After n seconds, another ball is thrown down from same height with initial speed u2. After t seconds of throwing of the second ball, velocities of both the balls become same. Find the relation between u1 and u2. सर देखो देखो, when two balls are in motion, we must clearly decide the time for which each ball is in motion. The time for which each ball is in motion. अब क्या होगा? उसने बोला है कि पहली के दूसरी के फेंकने के 30 सेकंड बाद शायद बोला है। ठीक है ना, लिख दीजिए। Here the second ball is in motion for time t. The second ball is in motion for time t. Therefore, the first ball
must have been motion, must have been in motion for time t plus n. पहली के फेंकने के n सेकंड बाद दूसरी फेंकी, पहली के फेंकने के n सेकंड बाद दूसरी फेंकी, तो अगर दूसरी t सेकंड चली है तो पहली तो उससे n ज्यादा चली है ना, पहली n प्लस t चली है। हाँ अंशिता बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अंशिता बंसल। U2 minus U1 equals to AT1 minus M bracket. मास का टर्म तो इन इक्वेशनों में कभी आता ही नहीं है। अच्छा एन लिखा आपने? हाँ सूरज बताइए। सर U2 is equal to UT minus N square minus 2NT upon N plus T. नहीं, आप लोग शायद एक गलती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा इनकी वेलोसिटीज इक्वल है, मैंने कहा इनकी फाइनल वेलोसिटीज इक्वल है। तो पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है u1 प्लस जी, और शायद t प्लस n के लिए मोशन में रहा है, और जो दूसरा वाला है वो है u2 प्लस gt, ये t के लिए चला है और ये t प्लस n के लिए चला है, और मैंने इनकी वेलोसिटी इक्वेट करने को कहा है। तो u1 प्लस gt प्लस gn इज इक्वल टू u2 प्लस gt, ये कैंसिल हो गया, बस ये कुछ आंसर आ गया, u1 प्लस gn इज इक्वल टू u2। आप लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर रहे हैं, ऐसा किया क्या तुमने स्वराज? हाँ सर, वो मैंने अनिश? डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर दी। क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेट किया? नो सर, हाँ वही नहीं करना है, सवाल को ढंग से पढ़ना है। सर मैंने कुछ और गलती कर दी। इनकी फाइनल वेलोसिटीज इक्वल है, सवाल में ये बोला है, तो जरा सी इक्वेशन है, टाइम दिए, टाइम की बात कर रहा है और वेलोसिटीज इक्वेट दिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगेगा। इनकी वेलोसिटीज इक्वल है, इनके डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल मैंने अभी नहीं बोले हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, a stone is released from a height of 180 meter. ठीक है, 2 seconds later, 2 seconds later, another stone is thrown downwards. 2 seconds later, another stone is thrown downwards from a balcony, 20 meters below, from a balcony 20 meters below. What should be the initial velocity of the second stone? What should be the initial velocity of the second stone so that the second stone reaches the ground 2 seconds before, 2 seconds before, बस समझ गया क्वेश्चन? एक ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया 180 मीटर की हाइट से, फिर उसके 20 मीटर नीचे एक पॉइंट है बालकनी मेरी, जहां से पहला पत्थर रिलीज किया था, उसके 20 मीटर नीचे से दूसरा स्टोन फेंका है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो ताकि वो 2 सेकंड पहले ही पहुंच जाए ग्राउंड पे, 2 सेकंड पहले ही पहुंच जाए ग्राउंड पे। चलिए, तो पहला पत्थर तो उसकी हाइट पूरी दे ही दी और उसका u भी 0 दे दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और u भी दे दिया और एक्सीलरेशन भी दे दिया। लिख दीजिए फॉर द फर्स्ट स्टोन, the total vertical displacement is given
and u is given and g is given. g हमें 10 पता है और u 0 पता है, तो फिर जरूर हम यही क्वेश्चन लगाएंगे, ये y is equal to ut plus half gt square, ये 180 is equal to 0 plus 5 into t square. T square is 360 by 10. It is 36. T is equal to 6 seconds. पहले ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में 6 सेकंड्स लगे, क्योंकि u 0 था। और अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम ये देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को चलने के लिए कितना टाइम मिला है और उसने डिस्टेंस कितना तय किया, ये भी। अब इनके डिस्टेंस भी सेम नहीं है, अब टाइम भी डिफरेंट है और इनके डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अब क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट मैंने 2 सेकंड बाद छोड़ा और वो 2 सेकंड पहले पहुंच गया, तो लिख दीजिए टोटल टाइम for which the second object is in motion is 6 minus 2 minus 2. पहला पत्थर 6 सेकंड में पहुंच रहा है वो दूरी, और पहले के फेंकने के 2 सेकंड बाद दूसरे को फेंका है, तो वैसे ही उसको चलने के लिए 2 सेकंड कम है और वो 2 सेकंड पहले ही पहुंच गया है। तो टोटल ये सिर्फ 2 सेकंड्स में इसने पूरी जर्नी ट्रैवल की है जितनी भी है। पर इंपॉर्टेंट बात है कि सर टाइम से डिफरेंट नहीं है आपकी बार मैंने हाइट्स भी डिफरेंट कर दी हैं। तो लिख दीजिए सेकंड ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रैवल अ हाइट ऑफ 180 minus 20। सेकंड ऑब्जेक्ट को 160 की हाइट ट्रैवल करनी है। 160 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मतलब ऐसे h minus 20 y minus 20 लिख लेता हूं पहले तो, और फिर वैल्यूज डाल दूंगा। तो ये 160 हो गया, u into t हो गया, प्लस 5 into 2 स्क्वायर हो गया, तो 160 is equal to 2u plus 20, तो 140 is equal to 2u, u 70 मीटर पर सेकेंड है। बहुत अच्छा आंसर आया था आप लोगों का, शाबाश। दोनों चीजें अगर आपने अकाउंट फॉर कर ली तो मजा आ गया। आपने ये भी देखा कि दूसरे वाले को टाइम कितना मिल रहा है और ये भी देखा कि उसको डिस्प्लेसमेंट भी कितना ट्रैवल करना है। इसी तरह सवालों में वेरिएशन बनते हैं बस। चलिए, ऑलराइट। जो सेकंड स्टोन है उसको जो टाइम अवेलेबल है फॉर मोशन वो सिर्फ 2 सेकंड्स है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पूरा h नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, an object released from the top of a cliff. Another object is thrown down from the same height. सेम हाइट पे हमारा ध्यान जाना है, फ्रॉम सेम हाइट n seconds later. An object is released from the top of a cliff. Another object is thrown down from the same height n seconds later. After what time of throwing of second stone will the second stone overtake the first stone?
मुझे ओवरटेक का मतलब समझना है। सर nearly उसके nearly ओवरटेक का to the मतलब, same हाँ, position with a ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं। ओवरटेक का मतलब है, ओवरटेक का मतलब है कि बस वो दोनों ऐसे ऐसे थे और अब ऐसे ऐसे, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पर ये थोड़ा सा आगे निकलने वाला है। ओवरटेक मतलब, मैंने तो एक सवाल में आपको कैलकुलेट करवाया ही था कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जैसे हमने फेंका था, हमने उसकी वेलोसिटी ज्यादा दिखाई थी एक बार। अब अगर सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है इस समय, तो ये आगे निकल जाएगा, अगले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, है ना। तो लिख दीजिए कि ओवरटेक्स मींस द सेकंड ऑब्जेक्ट इज जस्ट about to cross, just about to cross the first object. ओवरटेक का ये मतलब है जस्ट अबाउट। अगर एक ने 100 चला तो एक 100.01 मीटर चल रहा है, एक 100 मीटर चल रहा है तो एक 100.01 मीटर चल रहा है। ऐसे में हम बोल देंगे दूसरे स्टोन ने पहले स्टोन को ओवरटेक कर लिया है। तो हम लोग को न्यूमेरिकली क्या करना है, इनके डिस्प्लेसमेंट्स इक्वेट करने हैं, बस यही खास बात है। लिख दीजिए equate the displacements in questions of overtaking. ओवरटेकिंग की जब ये बात करेगा तो ये मान लीजिएगा कि इनके डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक का बस अब हल्का सा ज्यादा होने ही वाला है, और अभी तो दोनों सेम लिए जा सकते हैं। इसमें कोई भी डिस्कशन करना हो तो यू आर वेलकम। अब फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में है तो क्लियरली स्पेसिफाई करिए कौन सा ऑब्जेक्ट कितने समय के लिए चला है। so first object t second और second t plus n नहीं, फर्स्ट टी प्लस एन सेकेंड टी। हाँ, देखो ध्यान से देखो, आपके आंसर सही हो सकते हैं, पर उसने कहा है कि आफ्टर आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑफ सेकंड स्टोन, तो सेकंड स्टोन के बाद सेकेंड वाले स्टोन टी को फॉर टी नाम दीजिए। सेकेंड। हाँ ठीक है, लिखिए सिंस वी हैव टू कैलकुलेट, since we have to calculate the time after throwing the second stone, after throwing the second stone, let us give this name as t, इसको t मान लेते हैं, जो हमें निकालना होता है ना उसको t मान लेते हैं। And therefore the first stone has traveled for a time t plus n. सबसे मुश्किल काम सवाल में यही है, the second stone has traveled for a time t plus n. इस सवाल में सबसे मुश्किल काम यही है। भाई देखो, जिसको तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कम टाइम कौन ट्रेवल करेगा और ज्यादा टाइम कौन ट्रेवल करेगा। जिसको फेंका है, जिसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसको तो कम टाइम लगेगा ना। ऐसा आगे लिख दीजिए कि the object released from rest will have to travel for more time. The object released from rest will have to travel for more time, and the object which has been thrown with some initial velocity, the object which has been thrown with some initial velocity will travel for a lesser time, will travel for a lesser time, ब्रैकेट में for same displacement। अगर दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करना है, अगर दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करना है, तो जैसे आपने छोड़ा है ज्यादा टाइम के लिए चलना पड़ेगा उसको, और जिसको आपने फेंका है वो कम टाइम के लिए चलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सेकंड वाला अगर टी सेकंड बाद मिलता है, तो इस बीच पहले वाले ने t प्लस n चल लिया है, पहला वाला ज्यादा चलेगा, दूसरा वाला कम चलेगा। खैर अभी तो ओवरटेक बोला है, ये सबसे की इंफॉर्मेशन है,
इससे पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करने हैं। तो एक का डिस्प्लेसमेंट है हाफ जी टी प्लस एन का स्क्वायर h1 और h2 है u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ ये टर्म इसकी वजह से ज्यादा है, इसका टाइम ज्यादा होना चाहिए। मैंने इक्वेट करता हूं दोनों के h बराबर है, तो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट इसके भी कारण हो रहा है, तो फिर इधर ये टाइम ज्यादा होना चाहिए। जो रिलीज किया है 0 से उसमें टाइम बड़ा होता है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2nt इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी एन स्क्वायर प्लस हाफ जी इंटू 2nt इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। मेरे को t निकालना है, तो मैं t के सारे टर्म एक तरफ ही रहने देता हूं, तो जाएगा ut माइनस जी एन टी। मेरे को क्योंकि t निकालना है तो t हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन u माइनस जी एन, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है क्या ये? ठीक है। जिस पत्थर को आपने बाद में फेंका है वो कम टाइम के लिए चला है, और पहले वाला ज्यादा टाइम के लिए चला है। पहले के फेंकने के एंड सेकंड बाद दूसरे को फेंका है, तो दूसरा अगर टी चला है तो इस बीच पहला टी प्लस एन चला है। जिसको छोड़ते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए चलता है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, यहाँ एक ही टर्म है और बराबर होना है इनको, तो ये टाइम बड़ा होना चाहिए। इसके बाद पार्ट बी है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। Find the ratio of the velocities at the point of overtaking. इनकी वेलोसिटीज का रेशियो बताइए जब ये एक दूसरे को ओवरटेक करने वाले हैं, v1 by v2. Find the ratio of the velocities at the moment of overtaking. चलिए ट्राई करते हैं। वेलोसिटीज का रेशियो इसको चाहिए v1 by v2। v1 है 0 प्लस जी टी प्लस एन और v2 है u प्लस जी टी। तो जो v1 by v2 है वो है g इंटू टी प्लस एन अपॉन जी टी। अब हमारे पास टाइम का ये फॉर्मूला तो है ही, इसको भी पुट कर देते हैं, t एलिमिनेट ही हो जाए। सर u भी है v2 में। t एलिमिनेट ही हो जाए। सर u अच्छा u मिस हो गया, गलत हो गया, सॉरी। क्योंकि g इंटू टी प्लस एन अपॉन u प्लस जी टी। ठीक है, सवाल में क्या है, बेसिकली t नहीं दिया गया था ना। ऑप्शंस अगर होंगे तो आप पहचान जाएंगे। आपके सारे ऑप्शन मान लीजिए n के टर्म्स में हैं, तो g n प्लस जी टी, t को ये डाल देता हूं, हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन u माइनस जी एन अपॉन u प्लस जी टी, तो g इंटू हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन u माइनस जी एन। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो आ जाएगा u जी एन, ये वाला u जी एन माइनस जी स्क्वायर एन स्क्वायर
प्लस हाफ जी स्क्वायर एन स्क्वायर, हाफ जी स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना। ये वाला यू माइनस जी एन और ये वाला जो माइनस जी एन बाद में कैंसिल होने वाला है, अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू जी एन प्लस हाफ जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर, बस हाफ जी स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, शायद ये आएगा, ये नहीं आएगा, शायद ये सही है। तो यू जी एन और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको यही छोड़ना पड़ेगा। यू स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यू जी एन माइनस हाफ जी स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। जब ये क्रॉस कर रहे होंगे तब वेलोसिटीज का रेशियो क्या है। ये केवल आपकी आदत होनी चाहिए, हाँ, थोड़े बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हैंडल करने की। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए बस हमारे अंदर, केवल एक ही चीज चाहिए कि हम ये इक्वेशंस बना पाए, और उसके बाद जब हम किसी एक चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा पेशेंस हो, ऐसा इतना ही चाहिए। इक्वेशन तो एक ही बात पे सॉल्व हो जाएगी कि दूसरा वाला अगर t सेकंड चलता है तो इस बीच पहला वाला t प्लस n चलता है, एक ही पॉइंट क्रूशियल है, बाकी सारे तो आप शायद कर ही लेंगे। उसके बाद फिर आपको ये इतनी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में इसकी आदत डल जानी चाहिए। इसी सवाल का आखिरी पार्ट है, इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट ये है, कैलकुलेट द टोटल हाइट which they travel before overtaking, total height which they travel before overtaking। हाँ, हाइट तो वही है, अगर मैं पहले वाले के हिसाब से लिखूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो ये आएगा, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखूं तो ये आएगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट ने अगर t सेकंड्स के लिए चला है तो पहले ने t प्लस n के लिए चला, और ये छोटी इक्वेशन दिख रही है, चलो ये ले लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो x तो सेम ही आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो x तो सेम ही आएगा। और सवाल में बेसिकली t नहीं दिया था, सवाल में बेसिकली t नहीं दिया था, अभी t का आंसर आपको बोलना पड़ेगा क्या आया था। बताइए मिस्टर अक्षय अग्रवाल, t की वैल्यू अभी क्या आई थी बेटा, जोर से। पार्ट ए में जो हमने t निकाला था वो t क्या था, चेतना t बताइए क्या लिखा है आपकी कॉपी में। सर t इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस जी एन। एक मिनट जरा ऐसे बोलिए, मैं लिख लूं। हाँ, हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस जी एन, अपॉन यू माइनस जी एन। हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस जी एन, ये सही लिखा है मैंने। इसी का क्वात्रा टाइम क्या आया था, टाइम सर हाफ जी एन स्क्वायर बाय यू माइनस जी एन। देखते हैं सबसे लाउडली कौन बोलता है। आ रहे हैं नाम दे, जरा लाउडली बोलो, क्विक एंड फास्ट। सर टाइम इक्वल्स टू आया था हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस जी एन। हाँ, ओके। बेसिकली हाइट निकालनी है, इसके अगर मैं 4 ऑप्शंस देता तो थोड़ा बहुत आपको इतना समझ में आता कि हाफ जी टी स्क्वायर टाइप में तो रहेगा, बाहर हाफ जी आएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और कहीं पर एक माइनस साइन भी आना चाहिए।
प्लस में सारे आंसर आए, अगर सारे ऑप्शन प्लस ही प्लस हो, मान लीजिए कहीं भी एक माइनस ना हो तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो हो गया हाफ जी, तो हो गया हाफ जी एन स्क्वायर, और इधर में ले जाता हूँ प्लस यू एन माइनस जी एन स्क्वायर, जिसे मैं 0.5 लिख लेता हूँ अपॉन यू माइनस जी एन, और इस पूरे का स्क्वायर, तो हाफ जी जो गया यू एन, और ये हो गया माइनस 0.5 जी एन स्क्वायर, मतलब माइनस जी एन स्क्वायर बाय 2 अपॉन यू माइनस जी एन, और इस पूरे का स्क्वायर भूल मत जाना कहीं, दोनों तरफ माइनस है। आंसर इसेंशियली हाफ जी टी स्क्वायर है, पर आप इसे बहुत देख के, अगर चारों ऑप्शनों में अगर यहाँ माइनस ही माइनस हो, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो आप इसे देख के शायद ना बता पाए। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही है। मेन बात सारी यही है कि किसको चलने के लिए कितना टाइम मिला। दूसरे वाले को जिसमें कुछ वेलोसिटी भी है, वो कम टाइम में, सुपरमैन था ना, सुपर किड, वो कम टाइम में ही सेम दूरी तय करता था ना, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी। तो जिसको बाद में फेंका है उसको अगर टाइम टी लग रहा है, तो पहले वाले को टी प्लस एन लगेगा, और फिर दोनों के एच इक्वेट कर दीजिए, दोनों के एच इक्वेट कर दीजिए, उससे मैंने टी निकाला और टी को फिर वापस इस इक्वेशन में डाल दिया, तो वो हाइट आ गई। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती, मैंने वैल्यूज दी होती सारी कुछ एन वैन की, तो सवाल आसान होता। जनरल एक्सप्रेशंस निकालने में थोड़ा आपको लगता है बड़ी बड़ी इक्वेशन दिखती है, अगर सारी वैल्यूज दी होती तो आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मोर और लेस तो हो गए ये मोशन इन ग्रेविटी वाले सवाल, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वाले सवाल। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा वैरायटी मिल पाएगी बुक्स में। एक सिंपल क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख लीजिए। An apple and a feather, an apple and a feather are allowed to fall from same height, are allowed to fall from same height in vacuum, are allowed to fall from same height in vacuum. Find the ratio of times taken by them to reach the ground. 1:1. 1:1. Right, शाबाश। स्वराज, इनके मासेस अलग हैं फिर? सर वैक्यूम में एयर नहीं होती है, इसलिए जो फेदर होगा उसके ऊपर एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, पर इनके मासेस भी तो अलग हैं यार। नहीं सर, मासेस पर डिपेंड नहीं करता सर उनकी जी। कैसे पता आपको कि मास पे कुछ डिपेंड नहीं करता? सर एक बार आपने बताया था। क्या बताया था? वो स्टेटमेंट पूरा बोलिए। सर स्टेटमेंट तो ऐसा याद नहीं है। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। हाँ, सर एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर नहीं 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 नहीं, एक्सेलरेशन जी है दोनों में। वैक्यूम में फ्रिक्शन का रिटार्डेशन नहीं है। लिख दीजिए सॉल्यूशन में आप कि एक्सेलरेशन इन बोथ द बॉडीज इज जी and is independent of m. Acceleration in both the bodies is g and is independent of mass. लिख दीजिए because force acting on both the bodies is mg. Force acting on both the bodies is mg. तो मैं mg को ma से इक्वेट करूंगा तो ag आएगा। ये सारी बातें अगर परफेक्टली क्लियर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ अंदाजे से काम कर रहे हैं, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं कि मास के बारे में कुछ कहा था कि मास के इंडिपेंडेंट है, पर अगर मैं इन पे फोर्स पूछ लूं तो मास के इंडिपेंडेंट थोड़ी है। एप्पल पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, फेदर पे फोर्स कम लग रहा है।
अगले चैप्टर में आप जब आएंगे तो मास के इंडिपेंडेंट कुछ नहीं रह जाएगा। तो या तो पूरा क्लियर हो और या बिल्कुल ही भूल गए हो। बिल्कुल भूल गए हो तो कम से कम पेपर में अटेम्प्ट तो नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो तुम अटेम्प्ट कर दोगे, उसमें टाइम भी जाएगा और नेगेटिव भी होगा। पेपर में कम क्वेश्चन किए जाएं, पर जितने किए जाएं उनको पर्याप्त टाइम दें और एक्यूरेसी हाई हो। इसलिए ये अंदाजे से अंदाजे वाली बात छोड़ दें। जो आपको ताजा ताजा याद नहीं है ना पूरा, उसको अटेम्प्ट ना करें, उस बारे में कोई बात ना करें। या तो एकदम सारी की सारी बातें परफेक्ट याद हो, और नहीं तो बहुत नेगेटिव होंगे। आप गिनते नहीं बनेंगे, आपसे इतने नेगेटिव होंगे। और सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं पीएमटी वाले स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में, सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं बायोलॉजी में। कारण यही है कि थोड़ा वास्ट है और आपको लगता है कि हाँ ये भी मुझे याद है, जबकि उसे पढ़े हुए थोड़ा समय हो गया। सबसे ज्यादा रिस्की सब्जेक्ट बायोलॉजी। एनीवे, मास के एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट होता है और वैक्यूम है तो फिर तो एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो टाइम सेम लगेगा बिकॉज टाइम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। दोनों को हाइट सेम ट्रेवल करनी है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, y इज इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर। u 0 है तो हाफ gt स्क्वायर, और अगर फ्रिक्शन होता तो ये कुछ g डैश हो जाता, और दोनों में अभी g के बराबर ही है। अभी दोनों में g के बराबर ही।